हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग का टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। और ये भी हम लोग का इक्वेटोरियल पोजीशन में, मतलब ये है कि निरक्षीय कल हम लोगों ने अच्छी स्थिति में पढ़ लिया था, आज हम लोग को निरक्षीय स्थिति में पढ़ना है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेटोरियल पोजीशन में हमारा कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आज का जो टॉपिक है ये आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोग इस पे हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी पार्ट पे आपको प्रॉब्लम हो तो उसमें कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैद्युत फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना हम लोग को। और कहाँ पे, तो एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। मतलब हमारा ये क्या है कि अक्षीय स्थिति में हम लोग को क्या करना है कि अगर कोई डाइपोल है, अफा डाइपोल, कोई डाइपोल हो, तो उस डाइपोल का क्या करना है हमको, अक्षीय स्थिति में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड, और निरक्षीय स्थिति में हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अब इसके लिए देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक हमारा यह डाइपोल है, तो यह डाइपोल मान लीजिए कि हमारा ए बी है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था कि ए पे क्या होता है, माइनस क्यू चार्ज होता है, बी पे हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज। और इनका जो मान लीजिए सेंटर ओ है, ठीक है। इस सेंटर ओ से मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, जो हमारा क्या है कि आर दूरी पे है, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है, यहाँ से मान लीजिए कि कितने दूरी पे है, तो ये आर दूरी पे है, स्मॉल आर दूरी पे, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है कि यहाँ बिंदु पी से जो बिंदु ए होगा, इस पॉइंट ए से हमको क्या होगा कि ये पॉइंट पी पर एक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब ज्वाइन कर लिया जाए, और इसको ज्वाइन करके देखते हैं कि यहाँ पे, तो अब देखिए इससे हम क्या, हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो वो मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है कि जो माइनस से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, वो क्या होता है, हमेशा इस माइनस की तरफ, मतलब ये, और इसी तरह से हमारा मान लीजिए कि प्लस क्यू से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो हमारा कुछ इधर ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करें, तो अब देख रहे हैं कि हमारा क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है। मतलब ये अगर मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज से हम कह रहे हैं कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से अगर हम कहते हैं E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब देखिए कि ये हमारा क्या हो गया, एक E1 इस डायरेक्शन में हो गया और ये हमारा E2 इस डायरेक्शन में हो गया। तो और इनके बीच का जो सेपरेशन है, यह मान लिया कि L है, ये भी मान लीजिए L है। तो यह दूरी जब आ रहा है, तो ये हमको दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यह डिस्टेंस कितना होगा, तो अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में लंब अगर हमको हाइपोटेनस निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है, तो लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये तो हमको इसका दूरी मिल गया, ऐसे इधर भी मिल जाएगा। तो अब हम देखिए क्या करना है कि इस पॉइंट पी पर, ये जो बिंदु पी था, इस बिंदु पी पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके कंपोनेंट को डिवाइड करें, क्योंकि जो हमारा ये है, ये E1 और E2 क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए कि जो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं इधर होता, इनका जो रिजल्टेंट है, ये मान लीजिए कि हमारा ई इधर है, और ये दोनों एक दूसरे से का थीटा कोण पे अलाइन है। इनके बीच में जो कोण बन रहा है, वो मान लेते हैं कि कितना है, ये मान लिया कि हमारा कोण थीटा है, ठीक है। ये मतलब जो डाइपोल है, इस बिंदु से हमारा ये थीटा पे, ये पे, तो अल्टरनेट एंगल से हमको ये थीटा मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब इसके कंपोनेंट्स को जरा हम लोग रिजॉल्व करें, और रिजॉल्व करके इसको देखा जाए कि कैसे इसे यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर हो गया, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट को थोड़ा सा साइड में बना करके इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो अब देखिए कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, ये पॉइंट पी है, ये हमारा बिंदु पी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा था, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो इधर लग रहा था, रिजल्टेंट जो इसका जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारा इधर लग रहा है। और ये दोनों क्या है, तो अब इनके बीच में हमको पता था कि एक तो हमारा E2 इधर लग रहा था, तो ये तो E2 हो गया। और ऐसे ही हमारा क्या था कि E1 इस डायरेक्शन में था, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट है डायग्राम। तो अब देखिए इनके बीच में क्या था, एंगल हमारा थीटा था, और यहाँ पे एंगल थीटा है। तो अब आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा
कि जब भी हमारे कोई पार्टिकल होते हैं और किसी उसको हम लोग स्पेस में थ्रो करें तो उनके बीच में जो ये सेपरेशन होते हैं, तो अब एक्स एक्सिस के क्रॉस क्या लिखते हैं हम लोग, तो E1 cos थीटा लिखते थे, ठीक है। और वाई एक्सिस के क्रॉस क्या लिखते थे, तो हम लोग cos साइन थीटा लेते थे। तो अब ये देखिए कि ये हमारा कंपोनेंट बन जाएगा, मतलब E2 का कंपोनेंट होगा E2 साइन थीटा, ठीक है। और इसका जो एक E2 का कंपोनेंट होगा वो इधर ही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है। और इसी के कंपोनेंट में हमारा अगला जो कंपोनेंट है, एक तो हमारा एक इसके परपेंडिकुलर मतलब E1 का, तो इस E1 का एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा। और इसका जो E1 का एक और कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो कंपोनेंट हम लोगों को मिले, तो E1 और E2 तो परिणाम में समान है, मैग्नीट्यूड में तो ये दोनों समान है। तो अब ये जो मैग्नीट्यूड में दोनों समान है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। लेकिन जो हमारा E2 cos थीटा और E1 cos थीटा हुआ, ये E1 cos थीटा है, तो जो ये हमारा E1 cos थीटा हुआ, ये क्या करते हैं, ये दोनों हमारे एड अप हो जाएंगे और ये इसी से हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके डायग्राम है और इसमें रिजॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा कि ये कंपोनेंट हमारा E1 साइन थीटा, इस E का कंपोनेंट और इसी के पैरेलल हमको एक E1 cos थीटा मिलेगा। ऐसे ही एक हमारा E2 का कंपोनेंट जो होगा, तो E2 का एक कंपोनेंट हमारा E2 साइन थीटा हो गया और इसी रिजल्टेंट के डायरेक्शन में हमारा एक E2 cos थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट हो गए। अब मान लीजिए कि अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे दो एक डायपोल है, डायपोल ए बी, जो बिंदु ए पर हमारा जो पॉइंट चार्ज रखा है वो माइनस क्यू है और प्लस पॉइंट पी पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि ये डायपोल होते हैं तो डायपोल में हमारे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं और सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। इन दोनों को हमने क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। तो अब देखिए कि इनके जो हमारे जो प्लस क्यू चार्ज से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो मान लिया कि हमारा E1 होगा, और जो हमारा माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बिंदु पी पर, वो हमने मान लिया कि E2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो अब इसके जरा वैल्यूज निकाले जाए। तो अब देखिए कि हम मान लेते हैं कि पहले कि प्लस क्यू के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब बिंदु पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारा E1 है, तो E1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो E1 इक्वल टू लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स, तो Q और बाई डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस हमारा BP है, तो BP स्क्वायर, और BP का वैल्यू कितना है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हमारा डिस्टेंस क्या होता था, ये स्क्वायर होते थे, तो ये अंडर रूट यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कि Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको मान लीजिए, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ये डायरेक्शन हमारा BP के अलांग होगा। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हम लिख लेते हैं कि अलांग किसके, यह BP के डायरेक्शन के अलांग होगा, मतलब BP के अनुदिश होगा। अब ऐसे ही हम लोग क्या कर लेते हैं, जरा E2 निकाल लिया जाए कि इससे जो हमारा माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह कितना है। तो अब अगर इसका कंपोनेंट हम लोग लिख लें, तो E2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स Q बाई अब इसमें भी हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा कि अब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और ये मान लीजिए ये तो इक्वेशन 1 था, और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन हम लोग का किसके किधर होगा, तो PA के लॉन्ग होगा। तो इसका हम डायरेक्शन लिख लेते हैं, मतलब इसका जो दिशा होगा किधर होगा, तो हमारा P2A होगा, ठीक है। ये हो गया, तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 होता। अब देखिए कि जो हमारा E1 और E2 है, ये हमारे क्या है, परिणाम में बराबर है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है एक दूसरे के मतलब 90 डिग्री, सॉरी, इन दोनों के जो बीच में जो हमारा एंगल है थीटा पे हमारे क्या है, अलाइन है। तो अब हम लोग को दिख रहा है कि E1 E2 के जो डायरेक्शन डिफरेंट है, तो अब E1 E2 के हमने कंपोनेंट लिखा था, तो कंपोनेंट लिखे थे, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने लिखा था कि E2 cos थीटा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखे थे, मतलब इसके जो लंबवत घटक लिखे थे, तो लंबवत घटक हमने लिख लिया कि ये हमारे कि मिल जाएंगे किसके, जो परपेंडिकुलर हमारे जो लंबवत घटक बन रहे हैं, तो ये हमारे हमारे एक E1 साइन थीटा और एक हमारे E2 साइन थीटा हो रहा है। और इसी तरह से जो हमारे इसके पैरेलल कंपोनेंट हो रहे हैं, ये जो पैरेलल कंपोनेंट हम लोग को मिल जा रहे हैं, तो एक हमको कंपोनेंट तो मिल गया कि हमारा E1 साइन थीटा, E1 cos थीटा, और एक हमको मिल गया E2 cos थीटा। तो इन्हीं दोनों से हमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसके कंपोनेंट को लिखा जाए। तो अब इसका जो परिणामी हुआ, तो परिणामी किसकी वजह से मिल रहा है, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, मतलब E1 cos थीटा की वजह से और E2 cos थीटा की वजह से। यह E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा और अरेंज किया जाए, तो अब वैल्यू जरा पुट किया जाए कि इनके सब वैल्यूज क्या होंगे। तो अब अगर हम लोग वैल्यूज के रखें,
तो अब देखिए हम लोग को क्या मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ई इक्वल टू होगा, जो रिजल्टेंट हमारा होगा ई इक्वल टू, वो क्या हो गया, तो ई वन कॉस थीटा प्लस ई टू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ई वन का जरा वैल्यू रखिए, जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू निकाला है, ये जरा वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। और जैसे ही वैल्यू रखते हैं तो अब देखिए हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, प्लस ये कॉस थीटा, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन हुआ। तो अब देखिए कि ये जो दोनों हमारे जो इक्वेशंस हैं, तो अब इन दोनों को तो हम लोग एडअप कर सकते हैं, तो एडअप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स 2 क्यू कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारा ई है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का जो इक्वेशन, जो ट्रायंगल था, मतलब जो फिगर था, उस फिगर में हम क्या करते हैं, इस जरा कॉस थीटा का वैल्यू निकालें। तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग थोड़ा सा डायग्राम में आते हैं, तो यहाँ से डिस्कस कर लें कि कॉस थीटा होगा क्या। तो अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए कि हम क्या ले लेते हैं, ए ओ पी, मतलब ये हम ले लेते हैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल इधर। तो ए ओ पी में देखिए, ये हमारा जो ट्रायंगल है ए ओ पी, तो ए ओ पी में हमको पता है, ये देखिए लंब पता है, ये आधार पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना, ये हमारा क्या बनेगा, इसका हमारा जो इसका कर्ण है, मतलब हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हमारा ए पी अपान, अब इसके जो हमारे टर्म्स हैं, तो सॉरी, ये जो हमारे आपके टर्म्स हैं, मतलब ये मतलब ये आधार अपान कर्ण और हाइपोटेनस होता है, तो ये हमारा ए ओ अपान ए पी हो गया। ठीक है, तो अब हम इसी को चीज़ को अब वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम लोग लिखें इसका वैल्यू, तो अब अपने इक्वेशंस में आते हैं, जो हमारा इक्वेशन था। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाए, तो वहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल था, उस राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे यही था, यही हमारा था। ठीक है, तो ये हमारा ए था, ये ओ था, और ये पी था। यह डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कि इस डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा मेंशन किया जाए। तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ पी, तो ए ओ पी में कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को लिखेंगे कि आधार बटा कर्ण। तो ये मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ए ओ अपान ए पी। अब ए ओ का मान कितना है, तो ए ओ का मान हमारा एल हो गया, ए पी का मान कितना हो गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ला करके क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ठीक है, कॉस थीटा की जगह पे यह वैल्यू ला के पुट किया जाए। तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये देखिए अभी हमारा हो गया कि ई इक्वल टू 1 अपान, जो हमारा ई इक्वल टू होगा, ये हमारा हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स 2 क्यू, 2 क्यू तो पहले से था, और ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कॉस थीटा के जहाँ पे हमको क्या लिखना है, एल अपान, और अंडर रूट को हम ऐसा लिख लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पर पावर 1/2 लिख लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट अगर ऐसा लिखा तो इसका हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए कल हम लोग हैं एक फार्मूला पढ़ा था, कि अगर मान लीजिए कि बेस सेम होता है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है, कि अगर लिखा हो कि अगर ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, तो क्या होते हैं, ये पावर हमारे ऐड हो जाते हैं। तो इस पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए टू दी पावर एम प्लस ए टू दी पावर एन। ठीक है, तो अगर इसको हम अगर मेंशन करें, तो अब देखिए कि यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1 है, और इस पे हमारा पावर क्या है, हाफ है, तो ये पूरा पावर कितना हो जाएगा, 3/2 ऐड हो जाएगा। तो अब टोटल इसका रिजल्टेंट लिखते हैं कि टोटल इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो अब इसके टोटल रिजल्टेंट के लिए अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स 2 क्यू एल तो है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखिए पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ये 2 क्यू एल होता है, यही हमारा डाइपोल मोमेंट है। तो इसके जहाँ पे हम लोग कुछ कहेंगे कि सिंस जो हम लोग जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्या होता है, 2 क्यू एल होता है, तो इसके जहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लें। और एक चीज़ और है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हम लोग कहेंगे कि सिंस जो आर है ये बहुत ही ग्रेटर है किससे, एल से। तो अब एल स्क्वायर क्या कर सकते हैं कि आर स्क्वायर के टर्म्स में इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आर को अगर इसके टर्म्स में अगर हम लोग निगलेक्ट करें,
तो अब देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो अगर इसको अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कि ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स, ये 2 की वैल्यू की जगह पे हम पी लिख लेते हैं तो पी हो गया अपॉन ये आर स्क्वायर, और एल स्क्वायर तो निगलेक्ट कर दिया, और इस पे पावर कितना है 3/2 है, अब 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स पी बाई आर क्यूब। ठीक है, मतलब पी बाई कितना हो गया, आर पे पावर 3 हो गया। तो अब देखिए ये पी बाई आर पे पावर 3 हो गया, और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो अगर अक्षीय स्थिति में था तो वैल्यू कितना था, वो हमारा जो वैल्यू मिला था वो हमको मिला था कि वो 2p मिला था। तो अब यहाँ से हम लोग को अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इसको ऐसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि ये हमारा यहाँ से क्लियरली कह लेंगे कि जो आर है जो ई है वो 1/r⁻³ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे बस 2p हो जाता है, और निरक्षीय स्थिति में हमारा क्या हो गया, ये हो गया कि अगर इक्वेटोरियल लाइन है तो इक्वेटोरियल लाइन में हमारा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स पी बाई आर पे पावर 3 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे ये जानेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक